एक दिन जब करण स्नेहा दीदी से उसके कमरे में बात कर रहा था, तब मैं खिड़की के वेंटिलेटर से छुपकर उन्हें देख रहा था। फिर मैंने अपने मोबाइल के कैमरे से उनकी कुछ तस्वीरें खींच लीं। करण, जो हमारे पड़ोस में रहने वाला एक चित्रकार लड़का है, वह मेरी बड़ी बहन स्नेहा दीदी से छुप छुप के बात करता रहता था। ये मुझे पता चल गया था, इसलिए फोटो खींचते समय मैंने पूरी सावधानी बरती थी, जैसे मोबाइल को साइलेंट मोड पर रखना और कैमरे की आवाज बंद करना। तब मेरे पास अच्छी क्वालिटी का कैमरा वाला मोबाइल फोन नहीं था, इसीलिए मैंने अपने दोस्त का मोबाइल लिया था। फिर मैंने वे सारे फोटो अपने लैपटॉप में डालकर और दोस्त के मोबाइल से डिलीट करके उसे वापस कर दिया। इसके बाद मैंने फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में एडिट करके थोड़ी उनकी ब्राइटनेस बढ़ा दिया, ताकि स्नेहा दीदी और करण का चेहरा साफ साफ दिखे। फिर मैंने उन तस्वीरों को कलर प्रिंटर से प्रिंट कर लिया। अब मुझे सही मौके का इंतजार था, ताकि मैं ये फोटो स्नेहा दीदी को दिखाकर उन्हें डराकर उनसे बात करने के लिए मजबूर कर सकूं। मैं ऐसी स्थिति का इंतजार कर रहा था जब करण शहर में ना हो और स्नेहा दीदी घर में अकेली हो। तब मुझे डर था कि अगर स्नेहा दीदी को पहले ही पता चल गया कि मुझे उनकी और करण की सच्चाई पता चल गई है, तो वह करण को बता देगी और वे मुझसे फोटो डिलीट करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं हर वो कोशिश करता रहा जिससे उनको पता ना चले कि मुझे उनके बारे में सब कुछ पता चल गया है। फिर करीब 2 महीने बाद मुझे वो मौका मिला। तब करण 1 हफ्ते के लिए गांव गया हुआ था और स्नेहा दीदी घर पर अकेली थी। उस समय मेरी माँ को भी कुछ दिनों के लिए गांव जाना पड़ा था और पिताजी भी अपने काम से बाहर गए हुए थे। अब मुझे स्नेहा दीदी के साथ अकेले रहने का सही मौका मिल गया था, इसलिए मैंने तुरंत अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। मैंने स्नेहा दीदी की फोटो को एक लिफाफे में डालकर उस पर उनके पति का नाम लिखा और ऐसे दिखाया जैसे यह डाक से आया हो। उस दिन जब मैं कॉलेज से घर आया तो लिफाफा हाथ में लेकर अंदर गया और रसोई में जाकर स्नेहा दीदी को आवाज दिया। वह अपने कमरे से आई। तब वह गुलाबी गाउन पहनी हुई थी। उसे देखकर मैं थोड़ा घबरा गया, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाया और लिफाफा उसके हाथ में देते हुए कहा, दीदी, ये बाहर पड़ा था, शायद डाक से आया है। स्नेहा दीदी ने हैरानी से लिफाफा लिया और उसे देखने लगी। तब मैं कुर्सी पर बैठकर बोला, देखो ना दीदी, किसका होगा? उसने कहा, मुझे नहीं पता, ससुराल से तो ऐसा कुछ नहीं आता। फिर उसने लिफाफा खोला और अंदर रखे फोटो देखे। पहला फोटो देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और चेहरा सफेद पड़ गया। वह चौंक गई और डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रही थी। तब मैंने धीरे से पूछा, क्या हुआ दीदी, सब ठीक है? जब मैंने धीरे से पूछा तो दीदी चौंक गई और धीरे से उदास होकर बोली, हाँ। फिर बोली, शायद यह उनके लिए आया है, मैं इसे रख देती हूँ। ऐसा कहकर वह जल्दी से अपने कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद मुझे थोड़ी राहत मिली। तब मैं सोच रहा था कि अब आगे क्या होगा। दीदी ने फोटो देख लिए थे, अब उनकी प्रतिक्रिया कैसी होगी? मेरे मन में ऐसे कई सवाल घूम रहे थे। आखिरकार फोटो उसके पास पहुंच गए थे और अब जो होना था वह हो चुका था। स्नेहा दीदी को बहुत बड़ा झटका लगा था, यह उसके चेहरे से साफ दिख रहा था। शायद वह अपनी भावनाएं मुझसे छिपाने के लिए अपने कमरे में चली गई थी, लेकिन मैं अपनी योजना के तहत आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। अब मुझे अपने मकसद को पूरा करना था। हालांकि मैं टेंशन में था और आगे क्या होगा इसको लेकर उत्सुक था। फिर भी मैंने आराम से खाना खाया और अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया। फिर मैंने सोचा कि स्नेहा दीदी को कुछ समय देना जरूरी है ताकि वह खुद को संभाल सके। इसलिए अगले 2 घंटे तक मैं यही सोचता रहा कि आगे क्या करना है। फिर मैं उठा और स्नेहा दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दिया। तभी अंदर से आवाज आई, क्या है? मैंने कहा, दरवाजा खोलो ना। इस पर दीदी ने पूछा, क्यों? मैंने कहा, मुझे कुछ बात करनी है। तब दीदी ने थोड़ी झुंझलाहट से कहा, अभी मुझे परेशान मत करो, मैं आराम कर रही हूँ। फिर तुरंत ही मैंने कहा, बस 1 मिनट के लिए खोलो। तब दीदी शायद सोच में पड़ गई थी और 1 मिनट तक कुछ नहीं बोली। फिर उसने कहा, ठीक है, 2 मिनट रुको। फिर उसने दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर जाने दिया। तब वह बिस्तर पर बैठ गई और थके हुए अंदाज में बोली, जल्दी बोलो, मेरा सिर दर्द कर रहा है, मुझे सोना है। मैंने चिंता जताते हुए पूछा, दीदी, तबीयत ठीक नहीं है क्या? मैं ठीक हूँ, जल्दी बताओ क्या कहना है, उसने चिढ़ते हुए कहा। मैंने कहा, मेरे मोबाइल में कुछ फ़ोटो हैं जो तुम्हें दिखाने हैं।
ये सुनते ही दीदी चौकन्नी हो गई और सतर्क होकर बोली, कैसे फोटो और मुझे क्यों दिखा रहे हो? मैंने हंसते हुए कहा, अरे पहले देख तो लो, तुम्हें पसंद आएंगे। उसने रूखे अंदाज में कहा, मुझे कुछ नहीं देखना, तुम यहाँ से जाओ। तब मैंने गंभीरता से कहा, अगर नहीं देखोगी तो पछताओगी। अब दीदी उलझन में पड़ गई और बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? अच्छा ठीक है, दिखाओ जल्दी। तब मैं उत्साहित था लेकिन थोड़ा नर्वस भी था। मैं उसके पास गया, मोबाइल निकाला और गैलरी ओपन किया। तब स्नेहा दीदी ध्यान से स्क्रीन की ओर देख रही थी। पहला फोटो देखते ही उसने राहत की सांस ली, क्योंकि वह फोटो माँ का था जो किचन में काम कर रही थी। फिर उसने मोबाइल हाथ में ले लिया। तब मैंने कहा, आगे के फोटो देखो, बहुत अच्छे हैं। फिर दीदी ने मोबाइल स्क्रीन को स्क्रॉल किया और आगे के फोटो देखने लगी। तब मैं उसके पास ही खड़ा होकर एक नज़र स्क्रीन पर और एक नज़र उस पर रखा हुआ था। मोबाइल में आगे माँ और पापा के कुछ सामान्य पारिवारिक फोटो थे। फिर स्नेहा दीदी और करण के भी कुछ नॉर्मल फोटो थे। आगे की जैसे ही दीदी ने फोटो देखी, उसकी टेंशन दूर हो गई और वह उत्साह से फोटो देखने लगी। फिर अगला फोटो सिर्फ स्नेहा दीदी का था, जिसमें वह एक सुंदर साड़ी में थी। वह फोटो देखकर उसने मुझसे पूछा, ये फोटो तुमने कब लिया? तब मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आगे के फोटो देखोगी तो खुद पता चल जाएगा। फिर दीदी ने मुझे अजीब नज़रों से देखा और फिर हंसकर आगे के फोटो देखने लगी। जैसे ही उसने अगला फोटो देखा, जिसमें उसकी कमर के ऊपर का हिस्सा था, जिसे देख उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह घबराकर मेरी तरफ देखने लगी। तब मैंने इशारे से उसे अगले फोटो पर जाने के लिए कहा। अब अगला फोटो देखकर उसकी चिंता सही निकली, क्योंकि उस फोटो में वह और करण के साथ खड़ी थी। वो फोटो देखते ही गुस्से में मेरे पास आकर उसने कहा, नालायक, तूने ये फोटो कहाँ से लिया? तभी मैं अपना मोबाइल उसके हाथ से छीन लिया। तब उसने मेरा मोबाइल छीनने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने झटपट उसे अपने पैंट की जेब में डाल लिया। तब वह गुस्से में चिल्लाई, बेशर्म, ये फोटो तुम्हें कहाँ से मिले? जल्दी बता। तब मैंने शांति से कहा, मैंने खुद लिए हैं। ये सुनकर वह चौंक कर बोली, कब, कहाँ, कैसे? तब उसे भी यह समझ आ रहा था कि उसके सवाल बेकार हैं, लेकिन फिर भी वह पूछ रही थी। खैर, मैंने शांत स्वर में उसे बताया कि मुझे उसके और करण के बारे में सब पता है और ये फोटो मैंने स्टोर रूम के वेंटिलेटर से खींचे हैं। ये सुनकर दीदी को समझ नहीं आया कि क्या करे और फिर वह रोने लगी। मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरा जीवन खत्म हो गया। वह बड़बड़ाते हुए बिस्तर पर गिर गई और तकिए में मुंह छिपाकर जोर जोर से रोने लगी। तब मैं चुपचाप बेड के किनारे बैठा रहा और उसे देखता रहा। वह वहीं पड़ी पड़ी सुसक रही थी और रोते हुए उसके शरीर में हल्की हलचल हो रही थी। तब गुलाबी गाउन उसके शरीर से पूरा चिपका हुआ था, जिससे उसका शरीर साफ दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद जब उसका रोना थोड़ा कम हुआ, तब भी वह बेड पर ही पड़ी रही। फिर मैंने उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, दीदी, अब बस करो, उठो। लेकिन वह रोती रही। कुछ देर बाद शायद उसने सोचा कि और कुछ कर भी नहीं सकती, इसलिए चुपचाप पड़ी रही। तब मैंने फिर से कहा, दीदी, मैं ये फोटो किसी को नहीं दिखाऊंगा, मुझ पर भरोसा करो। यह सुनकर दीदी ने धीरे धीरे सिर उठाया और मेरी ओर देखा, लेकिन अब भी वह बिस्तर पर उल्टी ही लेटी हुई थी, लेकिन थोड़ा ऊपर होकर उसने मुझे घूरा। तब उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। तब मैं एक पल के लिए उसकी ओर देखता ही रहा। जब उसे एहसास हुआ कि मैं उसे इतनी नज़दीक से देख रहा हूँ, तो उसने तुरंत अपने शरीर को सीधा किया और मेरी ओर घूरते हुए बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने कहा, तुम जैसी हो वैसी ही देख रहा हूँ। उसने गुस्से में कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने कहा, जिस तरह से तुम करण के साथ बात करती हो उसी के बारे में कह रहा हूँ। तब दीदी ने नाराज होकर कहा, तुम मुझसे ऐसे गंदे शब्द कैसे बोल सकते हो? मैं तुम्हारी दीदी हूँ। तब थोड़ा मैंने शांत लहजे में कहा, क्या ये शब्द गलत हैं? उसने झुंझलाकर कहा, करण के साथ जो बातें होती हैं वो अलग हैं, लेकिन तुम मेरे भाई हो, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तब मैंने उसे डांटते हुए कहा, जब करण के साथ थी तब तुम्हारा आत्मसम्मान कहाँ चला गया था? इस पर उसने गुस्से से जवाब दिया, उसने मुझे मजबूर किया था। आगे स्नेहा दीदी ने धीरे से कहा, देखो राहुल, पहली बार मजबूरी में हुआ था, लेकिन बाद में मैं खुद ही उसके साथ रहने लगी। प्लीज राहुल, अब ये सब बंद करो। तब मैंने ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, नहीं बोलता।
लेकिन ये फोटो अब मैं पुराने ईमेल पर भेज देता हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो इन्हें प्रिंट करके पोस्ट से भेज दूंगा। ये सुनकर दीदी ने सिर झुका लिया और फिर से रोने लगी। उसे इस हालत में देखकर मेरे मन में ख्याल आया कि उसे यूं ही छोड़ देना चाहिए या उसे पूरी तरह अपने वश में कर लेना चाहिए। फिर कुछ देर रोने के बाद उसने सिर उठाया और आंसू भरी आंखों से मुझसे बोली, राहुल, मैं तेरी बहन हूं, तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तब मैंने ठंडे स्वर में जवाब दिया, ये सब सोचने की जरूरत तुझे करण के साथ रहने से पहले करनी चाहिए थी। दीदी सुबकते हुए बोली, पहली बार मजबूरी में हुआ था, तब मैं असहाय थी। तब मैंने सीधा सवाल किया, लेकिन बाद में तो तू अपनी मर्जी से उसके साथ थी, अब इसमें मैं क्या करूं? तब दीदी ने सफाई देते हुए कहा, राहुल, तेरे जीजू विदेश में रहते हैं, मेरा भी कुछ जीवन है, कुछ सपने हैं, ऐसा क्यों कर रहा है? तभी मैंने कहा, वाह दीदी वाह, तो इसका मतलब ये कि तुम किसी के भी साथ रहोगी? इस पर स्नेहा दीदी ने अपनी वही सफाई दी कि उसने मुझ पर दबाव डाला था, तो क्या हुआ अगर कल मैं भी कुछ ऐसा करूं तो? मैंने तीखा सवाल किया। तब स्नेहा दीदी गुस्से से बोली, राहुल, तू बहुत गंदी बातें कर रहा है, तुझे शर्म आनी चाहिए। तब मैंने कहा, जो सच है वही कह रहा हूं दीदी। इस पर स्नेहा दीदी बोली, भाई ऐसा नहीं करते। तब मैंने जिद करते हुए कहा, भाई बहन जैसी बात तो तुझ में रही ही नहीं, अगर रहती तो तुम ऐसा नहीं करती, बल्कि जब उसने जबरदस्ती किया तब तुझे मुझे सब बताना चाहिए था। इस पर दीदी ने रोते हुए कहा, भाई मैं मर जाऊंगी। मैंने दृढ़ता से कहा, दीदी इससे कुछ नहीं बदलेगा, सच सामने आएगा ही। फिर रोते हुए स्नेहा दीदी ने कहा, तू मुझसे बदला ले रहा है इसलिए ये सब किया? तब मैंने कहा, समझ लो ऐसा ही है, बहन हो तो क्या, जब तुम किसी और के साथ रह सकती हो तो मुझे क्यों रोकती हो? अब दीदी और ज्यादा रोने लगी। उसने अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया और जोर जोर से सिसकने लगी, लेकिन मैं टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि मैं अपने मकसद से पीछे हटने वाला नहीं था। करीब 20 मिनट बाद दीदी ने रोना धोना बंद किया और मेरी तरफ देखती हुई बोली, तू वाकई मुझसे वो चीज मांग रहा है जो पैसों से भी कीमती है? मैंने कहा, हाँ दीदी, अगर तुम चाहती हो कि मैं ये फोटो किसी को न दिखाऊं तो तुम्हें मुझे देने ही होंगे। लेकिन राहुल, तू मेरा भाई है, भगवान, ये मैं क्या कर रही हूं? दीदी ने खुद से बड़बड़ाया और फिर रोने लगी। तभी मैंने शांत स्वर में कहा, दीदी, यह सब तेरे ही कर्मों का फल है। अब अगर तुम चाहती हो कि यह बात किसी को न पता चले तो तुम्हें पैसे देने होंगे। फिर स्नेहा दीदी ने कुछ देर सोचा और फिर बोली, ठीक है, मैं दूंगी, लेकिन राहुल, ये गलत है। इस पर मैंने अपना फैसला सुनाया, दीदी तू जैसी है वैसी ही रहेगी। बस करण के साथ तुझे देखकर मुझे गुस्सा आता था, लेकिन अब मैं जो चाहता हूं वही होगा, मैंने फैसला कर लिया है। तब स्नेहा दीदी ने समझाने वाले लहजे में कहा, राहुल, जवान होने पर कुछ ख्याल आना ठीक है, लेकिन असल में ऐसा करना गलत है। इस पर मैंने ठंडे स्वर में जवाब दिया, दीदी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब तुम्हारी मर्जी के खिलाफ था, लेकिन अब तो नहीं है। इस पर दीदी ने गुस्से से कहा, भाई हो तुम मेरे, कैसे कह सकते हो ऐसे तुम? तब मैंने थोड़ा ऊंची आवाज में बोला, जैसे तुमने करण के साथ किया, पहले तुमने मना किया, फिर खुद ही मान गई, तो इसका मतलब तुम्हें सब पहले से पता था? स्नेहा दीदी बोली। हालांकि स्नेहा दीदी अब थोड़ी संभल चुकी थी और वह थोड़ी रुक रुक कर बात कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसने हकीकत को कबूल कर लिया है, इसलिए मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, मुझे सब कुछ पता था शुरू से ही। मतलब तुम शुरू से ही मुझ पर नजर रख रहे थे? दीदी ने संदेह से पूछा। मैंने जवाब दिया, समझ लो कुछ ऐसा ही, और ये फोटो मेरे पास एक सबूत के तौर पर रहेंगे। अगर तुम्हें लगता है कि मैं इन्हें तुम्हें दे दूंगा तो तुम ऐसा भ्रम में मत रहना। इस पर स्नेहा दीदी ने घबराते हुए कहा, प्लीज राहुल, इमेज को जीजू के पास मत भेजना। तो फिर तैयार होना, मैंने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। तब उसने हार मानते हुए कहा, क्या मेरे पास और कोई रास्ता बचा है? इस पर मैंने कहा, बिल्कुल नहीं, तुम्हें तैयार होना ही पड़ेगा। फिर मैंने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। तभी स्नेहा दीदी ने मेरे हाथ की ओर देखा और फिर मेरी ओर नजरें उठाईं। अब हम दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। मैंने देखा उसकी आंखें रोने से लाल हो चुकी थीं और चेहरा सूजा हुआ था, लेकिन वह मुझे हमेशा की तरह ही अट्रैक्टिव लग रही थी।
फिर थोड़ी देर की खामोशी के बाद दीदी ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, राहुल, मैं तैयार हूं, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए। ये कोई छोटी बात नहीं है, मुझे इसकी आदत नहीं है। मेरा मन अभी इसके लिए तैयार नहीं है। मुझे थोड़ा सा समय दे दो। अभी मैं आराम करना चाहती हूँ, बहुत थक गई हूँ। अब दीदी की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। फिर सोचा, आखिर उसने हाँ तो कह ही दिया है। अगर उसे थोड़ी देर आराम करने दिया जाए तो क्या ही फर्क पड़ेगा। इससे वह मानसिक रूप से तैयार भी हो जाएगी और शायद बाद में कोई दिक्कत न करे। तब मैंने मन ही मन सोचा कि उसे अब आराम करने देना चाहिए। इसलिए मैंने कहा, ठीक है दीदी, तुम आराम कर लो, मैं 2 घंटे में वापस आता हूँ, लेकिन तब कोई बहाना मत बनाना। फिर दीदी ने करवट लेकर मुंह उधर कर लिया और तकिए में मुंह छुपा लिया। तब उसे इस तरह देखने पर मुझे गुस्सा आया, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। जैसे ही मैं बाहर आया, खुशी से उछल पड़ा, क्योंकि मेरा मकसद पूरा हो गया था। मेरी सारी मेहनत सफल रही थी। तभी अचानक कमरे से दीदी की आवाज आई, राहुल, रुकना। तब मैंने दरवाजे से मुड़कर पूछा, क्या हुआ दीदी? उसने कहा, राहुल, इन फोटो का क्या करेगा तू? मैंने हंसते हुए कहा, पहले सब ठीक से होने दो, फिर मैं खुद अपने मोबाइल से डिलीट कर दूंगा। लेकिन कोई देख लेगा तो? उसने कहा। मैंने कहा, कोई नहीं देखेगा, मैंने बहुत अच्छी तरह से छुपा रखा है, तुम चिंता मत करो। तब उसे यह भरोसा दिलाकर मैं कमरे से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही मुझे महसूस हुआ कि मैंने जो चाहा था वह अब पूरा होने वाला है। फिर खुशी से उछलते हुए मैं अपने कमरे में गया और बिस्तर पर लेटकर सोचने लगा कि स्नेहा दीदी को कैसे हैंडल करना है। वो मुझसे क्या क्या कहेगी, कैसे करेगी, मैं नर्वस तो नहीं हो जाऊंगा। ये सब सोचते सोचते मैं कल्पनाओं में खो गया। लगभग 1.5 घंटे बाद मैं उठा, फिर फ्रेश होने के लिए बाथरूम गया और वापस आकर अपने कपड़े बदला। फिर मैंने आरामदायक टी-शर्ट और बरमुडा शॉर्ट्स पहन लिया ताकि खुद को सहज महसूस कर सकूं। फिर मैं स्नेहा दीदी के कमरे की ओर बढ़ा। तब दरवाज़ा बंद था। मैंने हल्का धक्का दिया और दरवाज़ा खोल दिया। फिर अंदर जाते ही जो देखा उसे देखकर मैं हैरान रह गया। स्नेहा दीदी अपने बिस्तर पर लेटी थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन वो सच में सोई नहीं थीं, बस आंखें बंद करके यूं ही पड़ी थीं। मुझे लगा था कि शायद वो सो गई होगी, लेकिन नहीं, वो पूरी तरह तैयार होकर मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरह लेटी मिलेगी। मुझे लगा था कि शायद वो सोचते सोचते सो गई होगी, लेकिन यहाँ मामला कुछ और ही था। उसके चेहरे पर हल्की उदासी थी, लेकिन फिर भी वो शांत दिख रही थी। तब मैं धीरे धीरे उसके पास गया। मेरी आहट से उसने हल्के से आंखें खोली और मुझे देखा। तब मैंने हल्की मुस्कान दिया, लेकिन उसने फिर से आंखें बंद कर लीं। उसकी आंखों में हल्का गुस्सा था, शायद शर्म भी। आखिर भाई के सामने इस तरह लेटना उसके लिए भी असहज था, भले ही वो खुद ही इसके लिए तैयार हुई हो। अब मैं उसके बिल्कुल करीब था। मैंने हल्के स्वर में कहा, स्नेहा दीदी। इस पर उसने आंखें तो नहीं खोली, मगर धीमे से बोली, क्या है? तब मैंने पूछा, तुम ऐसे आंखें बंद करके क्यों पड़ी हो? दीदी बोली, तो क्या करूं? तुम्हें मुझसे बात करनी है ना? मैंने कहा, हाँ, लेकिन तुम्हारी आंखें बंद होंगी तो कैसे बात करूंगा? दीदी बोली, तो क्या तुम मेरी आंखों से ही बात करोगे? मैंने कहा, नहीं, लेकिन मैं आगे कुछ कहता, इससे पहले ही दीदी बोल पड़ी, देखो राहुल, समय मत गवाऊं, इसलिए तो मैं यहाँ पहले से तैयार होकर पड़ी हूँ। इस पर मैंने हिचकिचाते हुए कहा, दीदी, ये सब ठीक नहीं लग रहा है। तुम्हें नहीं लग रहा होगा, लेकिन मुझे अब सब समझ में आ गया है। लेकिन दीदी, सच कहूँ तो ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। दीदी बोली, तो क्या करूं? अब जो हो गया उसे टाल तो नहीं सकते। तभी मैंने उसकी ओर देखते हुए पूछा, क्या अब तुम तैयार हो? उसने कहा, नहीं, लेकिन क्या मेरे पास और कोई रास्ता है? नहीं ना, इसलिए बेहतर होगा कि तुम इस सिचुएशन से कुछ सीख लो। लेकिन याद रखना, तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा महसूस नहीं कर सकती। इस पर मैंने कहा, पहले भी तो तुमने ऐसा ही कहा था, लेकिन बाद में तुमने खुद स्वीकार किया ना। इस पर उसने कहा, वो अलग बात थी, लेकिन तुम मेरे भाई हो। तब मैं थोड़ा सोचा और फिर बोला, ठीक है दीदी, अगर तुम्हें ठीक नहीं लगता तो छोड़ दो, मैं फिर कभी इस बारे में बात नहीं करूंगा। लेकिन अगर तुम थोड़ी कोशिश करोगी तो शायद तुम्हें भी अच्छा लगेगा। इस पर स्नेहा दीदी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप लेटी रही
और मैं उसे मनाने की कोशिश करता रहा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद। भाई ने धीरे से मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर आकर मुझे सोता हुआ देखकर अंदर से दरवाजे की कड़ी लगा दी। मैं भी सोने का नाटक ही कर रही थी। कमरे में हम दोनों के सिवा और कोई भी नहीं था। मुझे अच्छे से मालूम था कि मेरा भाई आधी रात को मेरे कमरे में किस लिए आया है। मैं भी बिस्तर पर आंख बंद करके ऐसी पड़ी थी जैसे बहुत ही गहरी नींद में हूँ। उसके बाद जो भाई मेरे साथ करने वाला था वो मुझे मालूम था, पर मैं भी उसे रोकने की कोशिश नहीं करती थी। क्यों नहीं रोकती थी, इसका जवाब आपको कहानी में आगे मिलेगा। आखिर ये सब कैसे शुरू हुआ और भाई को सबसे ज़्यादा मेरे में क्या पसंद था। पूरी कहानी जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे कि कैसे उसने मुझे सिर्फ अपनी उंगली से। हेलो दोस्तों, मेरी उम्र 21 साल थी। मैं सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी। उन दिनों गर्मी शुरू हो चुकी थी, इसलिए हमें कॉलेज से छुट्टियां मिल गई थीं। रोज़ की तरह आज भी पूरे घर की सफाई करने के बाद मैं अपने बिस्तर पर आराम कर रही थी। थकावट इतनी ज़्यादा थी कि ऐसा लग रहा था जैसे पूरा बदन अकड़ गया हो। मैं अपने बिस्तर पर लेटकर सुकून पाने की कोशिश कर रही थी और हाथों से अपने सिर की मसाज कर रही थी। तभी मेरी एक कराहती आवाज़ सुनकर मेरा भाई विक्की बंद कमरे में आया और कहने लगा, क्या हुआ दीदी, तबीयत तो ठीक है? मैंने कहा, क्या बताऊं भाई, मम्मी सारा काम मेरे सर पर डालकर चली जाती है। कॉलेज की छुट्टियां क्या हुई, सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। ऊपर से मुलाजिम भी छुट्टी पर है। मुझसे नहीं होते ये घर के काम। मेरी बात सुनकर वह मेरे पास बैठ गया और कहने लगा, मेरी प्यारी बहन, कोई बात नहीं, मैं अब भी तुम्हारे लिए दूध लेकर आता हूँ, उसे पियोगी तो सुकून मिलेगा। विक्की की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी और कहा, बस तुम खाना बाहर से ले आना, मैं थोड़ी देर सो जाऊंगी। इसके बाद वह वापस दूध लेकर आया। उसे देखकर मुझे उस पर बहुत प्यार आया। सच में दुनिया में बहुत कम ही ऐसे भाई होते हैं जो अपनी बहनों का इतना ख्याल रखते हैं। मैंने उसे ढेर सारी दुआएं दी और उसका लाया हुआ दूध पीने लगी। दूध पीने के बाद मैंने गिलास एक साइड पर रखा और लेट गई। विक्की कहने लगा, चलो मैं तुम्हारा सिर दबा देता हूँ, तुम आराम से सो जाओ। वह मेरे सिरहाने बैठ गया और अपने हाथों से मेरा सिर दबाने लगा। मुझे धीरे धीरे सुकून मिलने लगा और दर्द भी कम होने लगा। मैं आंखें मूंद कर सोने लगी और गहरी नींद में चली गई। मुझे पता ही नहीं चला कि घंटों तक मैं सोती रही। मेरी आंख मम्मी की आवाज़ से खुली। मैं हड़बड़ाकर उठी। सिर बुरी तरह बोझिल हो रहा था। घड़ी पर नज़र डाली तो रात के 9 बज रहे थे। मुझे एकदम झटका सा लगा। बड़ी अजीब बात थी कि पापा ऑफिस से वापस आ चुके थे। शायद थकावट की वजह से मुझे वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। जैसे ही उठकर 2 कदम चली, मुझे चक्कर आ गए। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अगर दीवार का सहारा न लिया होता तो यकीनन गिर जाती। फ्रेश होकर बाहर आई तो देखा खाने की टेबल पर सब मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। मैं जाकर आराम से कुर्सी पर बैठ गई। विक्की मुझे देखकर मेरी प्लेट में खाना डालने लगा। फिर मम्मी से कहने लगा, मम्मी, अन्नू पर काम का बोझ थोड़ा कम डाला करें। अगर अन्नू नहीं आ रही है तो उसकी जगह किसी और को रख लें। यह बेचारी सारा दिन काम करके थक जाती है। देखें तो इसकी रंगत भी पीली पड़ चुकी है। मेरी हालत वाकई ख़राब हो चुकी थी। मैं बहुत थकी हुई महसूस कर रही थी। मम्मी और पापा दोनों ही जॉब करते थे, क्योंकि सिर्फ पापा की नौकरी से घर चलाना मुश्किल था। ऊपर से हमारी पढ़ाई के खर्चे भी कुछ कम नहीं थे, इसलिए मम्मी भी उसी कंपनी में काम करती थीं जहां पापा नौकरी करते थे। मैं और विक्की कॉलेज जाते थे, मगर अभी गर्मियों की वजह से छुट्टियां थीं, इसलिए हमें घर पर ही रहना पड़ रहा था। मैंने यह बात नोट की थी कि पिछले कुछ दिनों से विक्की मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही जुड़ गया है। जब से मेरी छुट्टियां हुई थीं, वह मेरा बहुत ख्याल रखने लगा था। अगर मैं घर का कोई काम कर रही होती तो आकर मेरी मदद करने लगता। अगर मैं थक जाती तो मेरा सिर दबाने लगता। मैं उसे मना करती, मगर वह कहता, नहीं, तुम थक चुकी हो,
इतना काम करती हो, मेरा हक है कि मैं तुम्हें सुकून पहुंचाऊं। मैं भी चुपचाप लेटी रहती, लेकिन एक रात जो कुछ हुआ उससे मेरे होश उड़ गए। क्या विक्की कभी ऐसा कर सकता है? उस रात मैं अपने कमरे में सो रही थी। आधी रात को मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे कमरे में आया हो। वह आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मेरे बिस्तर के करीब आ रहा था। भले ही मैं सोने की कोशिश कर रही थी, मगर मेरा दिमाग पूरी तरह जाग रहा था। मैंने अचानक हड़बड़ाकर आंखें खोल दी। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। जब मैंने चारों ओर देखा तो कमरे में कोई नहीं था, बस दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। मैं हमेशा सोने से पहले दरवाज़ा बंद करके सोती थी, फिर यह कैसे खुल सकता था? नींद से भरी आंखों से उठकर मैंने दरवाजे को बंद किया और लॉक कर दिया। फिर पलटकर बिस्तर पर सोने चली गई। मेरी आंखें बंद होते ही एक बार फिर मुझे किसी के चलने की आहट सुनाई दी, जैसे कोई मेरे बिस्तर के पास बैठ रहा हो। ऐसा लगा जैसे कोई अपना हाथ मेरी ओर बढ़ा रहा हो। डरते हुए मैंने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। घबराहट के मारे मेरी सांसें तेज हो गई थीं। मैंने तुरंत उठकर कमरे की लाइट ऑन की। दरवाज़ा खोलकर बाहर भी देखा, मगर वहां भी कोई नहीं था। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था जो अब हो रहा था। मुझे प्यास लगी तो मैं कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। उसी वक्त विक्की भी अपने कमरे से बाहर निकला। मुझे देखकर उसने पूछा, क्या बात है, आप अभी तक जाग रही हैं? मैंने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई मौजूद हो। पानी पीकर मैं दोबारा कमरे में आ गई और पीछे पीछे विक्की भी आ गया। उसने कहा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डर लग रहा है तो मैं आपके पास सो जाता हूँ। मैंने उसे मना करते हुए कहा, नहीं, तुम्हें अपनी नींद खराब करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ। लेकिन वह जिद करने लगा, मैं आपको अकेला किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता। आपकी तबीयत खराब हो सकती है। मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकता। आप सो जाएं, मैं यहीं सो जाता हूँ। आखिरकार मैं बेड पर जाकर सो गई। उसने तकिया उठाया और सोफे पर रख कर वहीं सो गया। उस रात मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे सिरहाने बैठकर मुझे बहुत देर तक देखता रहा हो। उसने मेरे बालों को सहलाया, मेरे चेहरे पर उंगलियां फेरी और मैं सुकून से सोती रही। यह सब मुझे एक सपने जैसा लग रहा था। अगली सुबह जब मैं उठी तो मेरा मूड बड़ा अजीब था, लेकिन जब मैंने अपने भाई पर गौर किया तो मैं हैरान रह गई। शुक्र था कि मैंने अपने जिस्म को दुपट्टे से ढक रखा था। मेरी कमीज़ बेतरतीब हो चुकी थी। मुझे हैरत हुई क्योंकि आज से पहले मैं कभी इस तरह इतनी गहरी नींद में नहीं सोई थी। आज मैं थोड़ी खुश भी महसूस कर रही थी, लेकिन इसकी वजह समझ नहीं आ रही थी। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा, मैं तो रोज़ ही इतना खुश होता हूँ। जिसे आप जैसी बहन मिल जाए वह क्यों ना खुश हो। घर के सारे काम निपटा कर जब मैं बैठी तो विक्की तेल लेकर मेरे पास आ गया। कहने लगा, अन्नू दीदी, अपने बाल खोल लीजिए, मैं आपके सिर में मसाज कर देता हूँ। मुझे उसकी हरकतें अजीब लगने लगीं। मैंने कहा, यह तुम्हारा काम नहीं है, जाओ अपने दोस्तों के साथ घूमो फिरो, मुझे मसाज की ज़रूरत नहीं है। मगर उसने मेरी बात नहीं मानी और ख़ुद ही मेरे बालों से कैचर उतारते हुए कहने लगा, आप नखरे मत किया करें। किस्मत वालों को ही ऐसे भाई मिलते हैं। जब आपका भाई आपके खूबसूरत रेशमी बालों में मसाज करना चाहता है तो आपको क्या समस्या हो सकती है। आ जाइए, मैं आपके सिर की मसाज कर देता हूँ, आपको बहुत सुकून मिलेगा। वह मुझे उठाकर कमरे में ले गया। मैं बेड पर तकिया रखकर लेट गई। मेरे बाल बेड से नीचे लटक रहे थे। वह मेरे सिरहाने बैठकर मेरे बालों की मसाज करने लगा। विक्की मुझसे 4 साल छोटा था, लेकिन मुझे नाम से ही बुलाता था। उसने कहा, आप इतनी प्यारी हैं कि आपको देखकर दिल करता है कि आप हमेशा इसी तरह मुस्कुराती रहें और मैं आपकी लाड उठाता रहूं। वह मेरे बालों की मसाज कर रहा था और उसके हाथों में जैसे जादू था। मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं धीरे धीरे नींद की वादियों में खोने लगी। तेल की खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त थी। मैंने उससे पूछा, यह कौन सा तेल है? वह बोला, यह बहुत ही ख़ास तेल है, ख़ास आपके लिए। आपके जो इतने हसीन बाल हैं ना, यह उन्हीं बालों के लिए बना है। उसकी बातें बहुत प्यारी थीं, हालांकि मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह किस लहजे में बात कर रहा है। बहरहाल
मसाज के दौरान ही मैं गहरी नींद में खो गई। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मेरा पूरा बदन दर्द से टूट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी टांगों पर बहुत ज्यादा वजन रखा गया हो। पूरे बदन में दर्द सरक रहा था। मैं धीरे धीरे उठकर बैठी और आसपास देखने लगी। मेरी हालत अजीब थी। जब मैंने खुद पर गौर किया तो देखा कि मैं पूरी तरह भीगी हुई थी, जैसे किसी ने मुझे नहला दिया हो। मेरे कपड़े गीले थे, पंखा बंद था और कमरे में गर्मी थी। ये सब क्या हो रहा था? बड़ी मुश्किल से मैं बेड से उठी। मुझे चक्कर आ रहे थे, चलना मुश्किल हो रहा था। मैं अपनी हालत समझ नहीं पा रही थी। ऐसा क्यों लग रहा था कि मैंने सोया नहीं, बल्कि कोई भारी मेहनत वाला काम किया हो। बड़ी मुश्किल से चलकर मैं बाथरूम गई और फ्रेश हुई। अपनी हालत पर गौर किया तो लगा जैसे शरीर पूरी तरह थकावट से चूर था। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मुझे फुसफुसाने की आवाज़ें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी से बात कर रहा हो। घर में मेरे और विक्की के अलावा कोई नहीं था। फिर वह किससे बात कर रहा था? मैं पहले किचन में पानी पीने गई, मगर तब तक वह फुसफुसाहट रुक चुकी थी। मैं किचन के दरवाजे के पास खड़ी थी जब मैंने बैठक से किसी को निकलते देखा। उसके हाथ में काफ़ी पैसे थे, जिन्हें देखकर वह मुस्कुरा रहा था। यह देखकर मेरे माथे पर बल पड़ गए। अगले ही पल उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। मुझे देखकर उसने कहा, अन्नू, आप उठ गईं? मैं उसकी तरफ धीरे धीरे चलकर गई। वह हड़बड़ाकर पैसों को अपनी पैंट की जेब में डालने लगा, मगर मैंने उसका हाथ पकड़कर उन पैसों को सामने लाकर पूछा, इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? वह नजरें झुका चुका था। धीरे से कहने लगा, आप प्लीज पापा को मत बताना। मैं ताज्जुब में थी कि उसने यह पैसे पापा को क्यों नहीं दिए। मैंने सख्ती से पूछा तो वह सहम गया। उसने कहा, ये पैसे तो पापा के एक दोस्त ने कई साल पुराने कर्ज के रूप में लौटाए थे। मैंने सोचा था कि इनसे मोबाइल खरीद लूंगा, लेकिन उसने पैसे मुझे थमा दिए। मैंने उसे डांटते हुए कहा, हाँ, तुमने अच्छा किया। घर के हालात देखो किस कदर खराब हैं। हमारे माँ बाप दोनों नौकरी कर रहे हैं और तुम मोबाइल खरीदने की बात कर रहे हो। वह शर्मिंदा हो गया। उसी रात मैंने वे पैसे पापा को दे दिए। उस रात विक्की मुझसे कोई बात नहीं कर सका और जल्दी सोने चला गया। अगले दिन मैं किचन में काम कर रही थी जब विक्की अपने दोस्तों के साथ घर में दाखिल हुआ। मैं यह देखकर हैरान थी कि वह अपने दोस्तों को सीधा लाउंज में ले आया था। उस वक्त मैं दुपट्टा उतारकर बर्तन धो रही थी। जैसे ही वे सब हंसते हुए अंदर आए, मैंने तुरंत दुपट्टा ओढ़ लिया। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, ये क्या तरीका है? तुम जानते हो इस वक्त मम्मी पापा घर पर नहीं हैं, फिर भी तुम इन लोगों को घर ले आए हो। विक्की तुनक्कर बोला, ये मेरा घर है। जब आपको मेरा ख्याल नहीं है तो मैं आपका ख्याल क्यों करूं? अच्छा, खाना तैयार करो। ये मेरे बहुत खास दोस्त हैं। वह मुझसे काफ़ी नाराज़ लग रहा था, मगर अब मैं क्या करती? खाना तो बनाना ही था। मैं उसके दोस्तों के लिए खाना बनाने लगी। तभी वह बोला, खाना परोसने भी तुम खुद ही आओगी। विक्की का यह रवैया मुझे हैरान कर रहा था। छोटी सी बात पर वह इतना कैसे बदल सकता था? मैंने खाना टेबल पर लगा दिया। मैंने गौर किया कि उसके दोस्त बार बार मुझे घूर रहे थे। वे सभी विक्की की उम्र से बड़े लग रहे थे और अजीब तरीके से मुझे देख रहे थे, जैसे मुझे निगल ही जाएंगे। मैं डरकर अपने कमरे में चली गई और खुद को बंद कर लिया। जैसे ही वे गए, मैं विक्की पर फट पड़ी, दोबारा तुम्हारे ये दोस्त इस घर में नजर नहीं आने चाहिए। मगर वह अगले ही पल मेरे गाल थाम कर कहने लगा, इतना गुस्सा कहाँ से आता है? वे दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन आप इस बारे में मम्मी पापा को कुछ नहीं बताएंगी। विक्की के इस बर्ताव से मैं परेशान हो गई। वह कभी प्यार जताने लगता था तो कभी चिढ़ने। बहरहाल मैंने हामी भर दी और अपने कमरे में चली गई। मुझे विक्की की हरकतें दिन ब दिन अजीब लगने लगी थीं। उस रोज़ भी जब मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए सोई तो अचानक मुझे अपने पैरों पर किसी के हाथ महसूस हुए। मैंने चौंक कर आंखें खोलीं तो देखा कि विक्की मेरे पैरों को अपनी गोद में रखकर मसाज कर रहा था। मैंने तुरंत उसे ऐसा करने से मना किया, मगर वह कहने लगा, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। इस घर में एक मैं ही हूँ जिसे आपकी इतनी फिक्र है। मम्मी पापा को तो काम से ही फुर्सत नहीं है। मैं भी थक चुकी थी। आंखें बंद की और सोने लगी। विक्की के हाथों की मसाज से मुझे नींद आ गई, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मेरे होश उड़ गए।
मेरा सिर बुरी तरह चकरा रहा था। बिस्तर की चादर बिल्कुल बेतरतीब हो चुकी थी। बिस्तर पर एक शर्ट और एक मेल परफ्यूम पड़ा था। यह सामान किसका था? मैं कुछ बोल नहीं सकी। मेरे सिर में इतनी तेज दर्द था कि मैं फिर से बिस्तर पर गिर गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे बेहोशी की दवा पिला दी हो। पास में फुसफुसाने की आवाजें आ रही थीं, मगर कौन बोल रहा था यह मैं पहचान नहीं सकी। मुझे सिर्फ विक्की की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरे कमरे में मौजूद हो और मुझे उठाने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली तो सारा दृश्य मेरी नजरों के सामने घूमने लगा। मैंने सबसे पहले बेड की तरफ देखा, जहां पहले शर्ट और परफ्यूम पड़े थे, मगर अब वहां कुछ भी नहीं था। आज फिर मेरी हालत बहुत अजीब थी। मैं कोई बच्ची नहीं थी जो यह सब कुछ समझ न पाती। घर में मेरे और विक्की के अलावा और कोई नहीं था। फिर मेरे सोने के बाद ऐसा क्या होता था कि मेरा पूरा शरीर पानी से नहला दिया गया हो? सिर्फ इतना ही नहीं, मेरा शरीर दर्द से चूर था और रंगत भी बिल्कुल पीली पड़ चुकी थी। दिन ब दिन विक्की मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था, मगर मैं हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर अपने कमरे में चली जाती थी। मेरे दिमाग में अजीब अजीब से विचार आने लगे थे। तबीयत भी काफ़ी ख़राब रहने लगी थी। मेरी हालत देखकर माँ भी परेशान हो गई। उन्होंने कहा कि वह अगले दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर मुझे डॉक्टर के पास ले जाएंगी, ताकि पता चल सके कि मुझे क्या समस्या है। उस रात मैं बार बार उठ रही थी और ठीक से सो नहीं पाई। अगले दिन मेरे माता पिता हमेशा की तरह अपने काम पर चले गए। मुझे लगा शायद उन्हें मेरी परवाह नहीं थी। आखिरकार मैं खुद ही डॉक्टर के पास गई। वहाँ अल्ट्रासाउंड से पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। आखिर यह सब मेरे साथ कौन कर सकता था? विक्की मेरा भाई था, लेकिन फिर मेरे दिमाग में यह बात आई कि मैं उसे सगा भाई समझती हूँ, जबकि वह मेरा सौतेला भाई है। विक्की मेरी माँ की दूसरी शादी से था, जबकि मैं उनकी पहली शादी की औलाद थी। इस तरह की बातें मुझे गलत सोचने पर मजबूर कर रही थीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह बात मैं अपने माता पिता को कैसे बताऊं। विक्की जब भी मेरे पास बैठता तो कभी मेरा हाथ पकड़ता तो कभी मेरे गाल खींचने लगता। मैं पहले इन बातों को हल्के में लेती थी, मगर अब सब कुछ अलग नजर आ रहा था। एक दिन मैं अस्पताल गई और अबॉर्शन से पहले डॉक्टर से कहा कि इस बच्चे का डीएनए टेस्ट किया जाए। डॉक्टर ने रिपोर्ट दी और जब मैंने उसे देखा तो मेरी सांसें थम गईं। जो मैं सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं था। बच्चा विक्की का नहीं था, लेकिन फिर सवाल उठा, यह किसका था? मैंने इस गुत्थी को सुलझाने के लिए अपने कमरे में मोबाइल का कैमरा फिट कर दिया। मुझे सच जानना था। कुछ दिनों बाद जब माँ पापा घर पर नहीं थे, विक्की फिर मेरे पास आया। उसने मेरे सिर की मालिश शुरू कर दी। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं ना सोऊं, मगर तेल में शायद कोई बेहोशी की दवा मिलाई गई थी। जैसे ही मैं उस तेल को सूंघी, बेहोश हो गई। 1 घंटे बाद जब मुझे होश आया तो माँ बाप घर लौट आए थे। मैंने तुरंत अपने कमरे में लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी और जैसे ही सच्चाई सामने आई, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। विक्की मेरे कमरे में अपने घटिया दोस्तों को लाता था। वे मेरे साथ घिनौना बर्ताव करते थे। अपना काम पूरा करने के बाद वे विक्की को पैसे देकर चले जाते। यह देखकर मैं पूरी तरह टूट गई। गुस्से और सदमे में मैं अपने कमरे से बाहर निकली। मैंने विक्की का गिरेबान पकड़ा और थप्पड़ों की बरसात कर दी। मम्मी पापा भी यह सब देखकर दौड़ कर आए। पापा ने मेरे हाथ पकड़ लिए और गुस्से में कहा, होश में हो क्या? पागल हो गई हो? क्यों मार रही हो इसे? मैं रोते हुए चिल्लाई, आप देखिए यह जलील इंसान मेरे साथ क्या कर रहा है। मैंने उन्हें कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखा दी। वीडियो देखकर माँ फर्श पर गिर पड़ी। पापा को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। गुस्से से भरे पापा ने विक्की को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। उसके मुंह और नाक से खून बहने लगा। तभी विक्की गुस्से में चिल्लाया, मैंने इसे कभी अपनी बहन समझा ही नहीं। मुझे पैसों की ज़रूरत थी और लोग इसके लाखों रुपए देने को तैयार थे। मुझे अपनी ज़रूरतें पूरी करनी थी, इसलिए मैंने यह कदम उठाया, अपनी बहन की जिस्म फरोशी करवाई। यह सुनकर मैं अपने कानों पर हाथ रखकर बस रोती रही। पापा ने उसे इतना मारा कि वह लहूलुहान हो गया, मगर जैसे तैसे वह खुद को छुड़ाकर घर से भाग गया। उसके बाद वह कभी भी उस घर में लौट कर नहीं आया। मेरे पेट में पल रहा बच्चा नाजायज़ था। मैंने उसका अबॉर्शन करवा दिया,
मगर विक्की ने मेरे साथ जो घिनौना खेल खेला था वह मेरे मन से मरते दम तक नहीं मिटेगा। भाई वही होता है जो आपका सगा हो और आपकी इज्जत करे। किसी भी अनजान मर्द के सहारे अपनी जवान बेटी को छोड़ना बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ऐसे शैतानी मर्द हर वक्त इसी ताक में रहते हैं कि किसी बेबस और मासूम लड़की की इज्जत को नीलाम कर सकें। मैं अपने सभी सुनने और पढ़ने वालों से यही गुजारिश करूंगी कि अपनी बेटियों का हमेशा ख्याल रखें, उन्हें पर्दे में रखें और कभी किसी अनजान मर्द के सहारे अकेला न छोड़ें। इस पूरे मामले में गलती किसकी थी? मेरे माँ बाप की, जो पैसा कमाने की दौड़ में बच्चों से बिल्कुल बेफिक्र हो गए थे, या फिर मेरी, जो अपने सौतेले भाई के साथ अकेली इस घर में रहती थी और उस पर हद से ज्यादा भरोसा करती थी? मैंने उसे हमेशा सगा भाई समझा, मगर वह मेरा भरोसा तोड़ गया। तो दोस्तों, अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर हमेशा सतर्क